नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रक से टकराई, 3 लोगों की मौत, 40 लोग घायल। जेलेंस्की के वीडियो संबोधन से कान फिल्म महोत्सव की शुरुआत, पीएम मोदी के संदेश से आज भारतीय पवेलियन का होगा उद्घाटन। जल मंत्री सत्येंद्र जैन का आरोप, हरियाणा नहीं छोड़ रहा दिल्ली के हिस्से का पानी, मनोहर लाल ने कहा दे रहे हैं पूरा पानी। कार्तिक चिदंबरम का करीबी रमन गिरफ्तार, वीजा भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने की कार्रवाई। और दिल्ली में आज एक बार फिर बुलडोजर चलाने की तैयारी, एमसीडी ने सुरक्षा के लिए 400 पुलिसकर्मियों की मांग की। मथुरा के नौझील थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। एक्सप्रेस वे पर श्रद्धालुओं से भरी बस आगे चल रहे गिट्टी से भरे ओवरलोड ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 40 श्रद्धालु घायल हो गए। सूचना के बाद पहुंची नौझील पुलिस और एक्सप्रेस वे कर्मियों ने घायलों को सीएचसी नौझील पहुंचाया। वहां से 6 से ज्यादा लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एसडीएम मार्ट इंद्र नंदन, सीओ नीलेश मिश्रा अस्पताल पहुंचकर घायलों के बारे में उन्होंने जानकारी ली। एसपी देहात श्रीश चंद्र ने बताया कि रात करीब 10:45 पर एक्सप्रेस वे पर एक ट्रक धीमी गति से आ रहा था और इसी दौरान वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर व अन्य मंदिरों के दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं की बस बाजनाकट से यमुना एक्सप्रेस वे पर चढ़ी। बस में सवार सभी लोग दिल्ली के शाहदरा इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की बस यमुना एक्सप्रेस वे पर आगे जा रहे ट्रक से टकरा गई। बस का आगे का हिस्सा पूरा तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और आगे बैठे श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें आ गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस और घायलों को किसी तरह से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान 3 पुरुष श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। बस में करीब 60 लोग सवार थे। इस साल कान फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण की शुरुआत रूस के हमले का सामना कर रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के एक वीडियो संदेश के साथ हुई। यह 28 मई तक चलेगा। अपने संदेश में जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर परोक्ष रूप से हमला किया। गौरतलब है कि वर्ष 2020 का कान फिल्म महोत्सव रद्द कर दिया गया था, जबकि पिछले साल यह बहुत लघु स्तर पर आयोजित हुआ था। कान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत करते हुए जेलेंस्की ने भविष्य के फिल्म निर्माताओं से फासीवाद पर व्यंग का जश्न मानने पर चुप रहने का आग्रह किया। साथ ही एडॉल्फ हिटलर व चार्ली चैपलिन के व्यंग की सराहना भी की। महोत्सव के उद्घाटन समारोह में जेलेंस्की ने सिनेमा और वास्तविकता के बीच संबंध के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की और एपोकेलिप्स नाउ और चार्ली चैपलिन की द ग्रेट डिक्टेटर जैसी फिल्मों को अपने लिए प्रेरणा बताया। जेलेंस्की ने द ग्रेट डिक्टेटर में चैपलिन के अंतिम भाषणों को उद्बोधन उनका किया, जो 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती दिनों में जारी किया गया था, और कहा कि पुरुषों की नफरत समाप्त हो जाएगी और तानाशाह मर जाएंगे और वह सत्ता जो उन्होंने लोगों से ली थी लोगों के पास लौट आएगी। उन्होंने अनुरोध किया कि सिनेमा हमेशा से आजादी के पक्ष में होना चाहिए। कान फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन बुधवार यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो संदेश के साथ किया जाएगा। शुभारंभ के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा से पूरा पानी न मिलने के कारण यमुना नदी में निरंतर जलस्तर घटने के बीच दिल्ली सरकार मैदान में आ गई है। जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने वजीराबाद बैराज का निरीक्षण किया। उन्होंने यमुना नदी में पानी कम आने पर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। बैराज में पानी का स्तर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली सरकार ने अभी तक यह मामला दिल्ली जल बोर्ड पर छोड़ रखा था। इस मौके पर जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि हरियाणा से पर्याप्त पानी की आपूर्ति न मिलने के कारण वजीराबाद बैराज में पानी का स्तर बेहद कम हो गया है। यमुना का जल स्तर यदि 1 फीट से भी नीचे चला जाता है तो दिल्ली में पानी की भारी किल्लत हो जाती है, क्योंकि दिल्ली अपने पीने की पानी की पूर्ति का बड़ा हिस्सा यमुना नदी से ही लेती है। वहीं मंगलवार को यमुना का जल स्तर 669 फुट पर पहुंच गया, क्योंकि हरियाणा ने दिल्ली के हिस्से का पानी रोक रखा है। हरियाणा से पानी की निरंतर सप्लाई में बाधा आने के कारण दिल्ली वालों को उनके हिस्से का पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर यमुना नदी पूरी तरह से भरी होती है, लेकिन आज स्थिति यह है कि नदी सूख गई है, क्योंकि हरियाणा ने
दिल्ली के हिस्से का पानी रोक रखा है। हरियाणा सरकार के इस कदम के चलते दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई भी जो है वो प्रभावित हो रही है। दरअसल वजीराबाद बैराज दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण जलाशय है। यह उत्तरी और पश्चिमी दिल्ली के लिए पानी के प्रमुख स्रोतों में से एक है। वर्तमान में हरियाणा से पानी की कम निकासी के कारण दिल्ली के जल शोधक संयंत्र कम क्षमता पर काम कर रहे हैं। सीबीआई ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के करीबी एम भास्कर रमन को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी वीजा भ्रष्टाचार मामले में की गई है। सूत्रों की माने तो सीबीआई की टीम ने जो है देर रात पूछताछ के बाद रमन को गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई ने मंगलवार तो जो है कार्ति चिदंबरम से जुड़े 60 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई के मुताबिक मामला 50 लाख की घूस लेकर 663 चीनी नागरिकों का वीजा बनवाने से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ रिश्वत लेकर चीनी नागरिकों को भारत का वीजा दिलाने का नया मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने मामला दर्ज करने के बाद सुबह कार्तिक के चेन्नई और दिल्ली निवास समेत देश भर में 10 ठिकानों पर छापे मारे। सीबीआई के मुताबिक पिता पी चिदंबरम के केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए कार्तिक ने 50 लाख रुपए रिश्वत लेकर 263 चीनी नागरिकों को भारत का वीजा दिलवाया था। सीबीआई अधिकारियों ने चेन्नई, मुंबई, कोपल, झारसुगुड़ा और उड़ीसा, मनसा और दिल्ली में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के ठिकानों पर छापे मारे थे। सीबीआई कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले की जांच भी कर रही है। 2 दिन के सन्नाटे के बाद राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से एमसीडी का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलने को तैयार है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर 400 पुलिसकर्मियों की मांग की है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम आज सुल्तानपुरी के अलग अलग वार्डों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाएगा। सुल्तानपुरी के वार्ड नंबर 45 में पीर बाबा की मजार के आसपास कार्रवाई होगी। इसके अलावा 908 नंबर बस टर्मिनल के पास मछली बाजार में अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दूसरे चरण में उत्तरी एमसीडी ने 20 मई तक प्लान तैयार कर लिया है। कल और परसों 2 दिन अभियान जारी रहेगा। 19 मई को सुल्तानपुरी के जगदम्बा मार्केट में बुलडोजर चलेगा, तो वहीं 20 मई को मंगोलपुरी के कर्तन मार्केट में कार्रवाई होगी। हालांकि ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि दिल्ली पुलिस सुरक्षा मुहैया कराती है या नहीं। अगर पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली तो एमसीडी को अपना अभियान टालना पड़ सकता है। वहीं कुछ दिन पहले भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जमकर कार्रवाई कर चुकी है। उत्तरी निगम ने ये कार्रवाई 3 जगहों पर की थी। इसमें पहली कार्रवाई प्रेमनगर में बांग्लादेशी कबाड़ियों से जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए की। वहीं तुर्कमान गेट से लेकर रोहिणी में केएन काटजू मार्ग से फुटपाथ पर अवैध रूप से बसी झुग्गियों को निगम ने हटाया। प्रेमनगर में जिस स्थान पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया वहां पर बांग्लादेशी कबाड़ियों ने कब्जा कर लिया था। ये स्कूल में बच्चों के लिए बनने वाले खेल मैदान की जगह थी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रक से टकराई, 3 लोगों की मौत, 40 लोग घायल। जेलेंस्की के वीडियो संबोधन से कान फिल्म महोत्सव की शुरुआत, पीएम मोदी के संदेश से आज भारतीय पवेलियन का होगा उद्घाटन। जल मंत्री सत्येंद्र जैन का आरोप, हरियाणा नहीं छोड़ रहा दिल्ली के हिस्से का पानी। मनोहर लाल ने कहा, दे रहे हैं पूरा पानी। कार्ति चिदंबरम का करीबी रमन गिरफ्तार, वीजा भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने की कार्रवाई। और दिल्ली में आज एक बार फिर बुलडोजर चलाने की तैयारी, एमसीडी ने सुरक्षा के लिए 400 पुलिसकर्मियों की मांग की। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनुअल टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग को सील कराए जाने के अगले दिन जो है मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिक्स को कमीशन की कार्रवाई से हटा दिया। विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह की मांग पर कमीशन की कार्रवाई की रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के लिए और 2 दिन का समय दिया गया है। इसके साथ ही वादी पक्ष की ओर से शिवलिंग की जगह पर दर्शन पूजन व वजू खाने से शौचालय मछलियों को हटाने की मांग पर बुधवार को सुनवाई होगी। वादी पक्ष के आवेदन पर न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सहित अन्य प्रतिवादियों से बुधवार को आपत्ति मांगी है। इसके अलावा प्रतिवादी पक्ष की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर भी न्यायालय ने संज्ञान लिया है। ज्ञानव्यापी में सर्वे की कार्रवाई पूरी होने के बाद न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्र व पदीय दायित्वों के निर्वहन में गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। उन्होंने उनकी ओर से नियुक्त फोटोग्राफर आरपी सिंह के द्वारा वीडियो के दिए गए बयान का जिक्र भी किया और इस पर न्यायालय ने अजय कुमार मिश्र को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया है। विशेष अधिवक्ता आयुक्त को 12 मई के बाद की कमीशन की कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करने का आदेश भी दिया गया है। पहले इसके जो है 17 मई की तिथि तय की गई थी। सहायक अधिवक्ता आयुक्त अजय प्रताप सिंह को भी आदेश दिया गया है कि वे स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं करेंगे, विशेष अधिवक्ता आयुक्त के निर्देश पर ही काम करेंगे। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवादों के बाद सुर्खियों में आई सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत रद्द हो सकती है। दोनों पर जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप है। इस मामले में राणा दंपति को आज मुंबई की अदालत को अपना जवाब देना है। दरअसल राणा दंपति की जमानत मंजूर करने से पहले कोर्ट ने शर्त रखी थी कि वे इस मामले में मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन आरोप है कि दोनों ने मीडिया से बातचीत की। राणा दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान भी किया था और इसके बाद ही दोनों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों करीब 11 दिन तक जेल में रहे और इसके बाद सत्र न्यायालय ने नवनीत राणा व रवि राणा को सशर्त जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा कि दोनों इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेंगे, मीडिया से इस पर मामले पर बात नहीं करेंगे, उसके अलावा सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तीनों शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन होने पर जमानत को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। हनुमान चालीसा विवाद के बाद एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे शिवसेना सांसद संजय राउत और नवनीत राणा इन दिनों लद्दाख में है। ऐसे में हर किसी की नजर दोनों नेताओं के अगले बयान पर है। दरअसल नवनीत राणा और संजय राउत विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के सदस्य हैं और समिति के काम से सिलसिले में दोनों नेता इन दिनों लद्दाख पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से देश भर के 773 जिलों के लाभार्थियों से संवाद करेंगे और इसमें देश के 773 जिलों के साथ साथ प्रदेश के 12 जिलों के 40 लाभार्थी भी प्रधानमंत्री के साथ उनके संवाद में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे। इस दौरान 11वीं योजना के लाभार्थियों से पीएम बात करेंगे। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 मई को होने वाले दौरे की तैयारियों के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से ऐतिहासिक रिज मैदान पर जनसभा को संबोधित करना प्रस्तावित है। राम सुभाग सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जरूरतमंदों की जरूरतों की पूर्ति के लिए विभिन्न योजनाओं की कार्यान्वित की है और मुख्य सचिव ने कार्यालय के सफल आयोजन के लिए संबंधित विभागों को समुचित प्रबंध करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में किसानों और बागबानों के हितों की लड़ाई लड़ रहे संयुक्त किसान मंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला में कार्यक्रम से पहले 8 साल पुराना वादा याद दिलाया है। मंच के सह संयोजक संजय चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8 साल पहले प्रदेश के बागबानों को सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन यह वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का वादा जुमला ही साबित हुआ है। केंद्र सरकार ने आयात शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की, बल्कि मुक्त व्यापार की नीति के कारण ईरान से हुए सेब के आयात से बीते सेब सीजन में प्रदेश के बागवानों को करोड़ों का नुकसान हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान आंदोलन को अनावश्यक और अनचाहा बताया। उन्होंने किसान यूनियनों को नारेबाजी बंद करने व पंजाब में गिरते जल स्तर को थामने में राज्य सरकार का सहयोग करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धान की बुआई कार्यक्रम से किसानों के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि यह प्रयास राज्य में जल स्तर को बचाने में बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। भगवंत मान ने कहा कि वह महान गुरु साहिब के दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं और उनको इससे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों के साथ
बातचीत के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। भगवंत मान ने कहा कि मैं खुद एक किसान का बेटा हूं और मुझे अच्छी तरह पता है कि किसानों को कौन सी जरूरत है। मैं 10 जून और 18 जून के बीच फर्क से भी पूरी तरह अवगत हूं। हालांकि भगवंत मान ने कहा कि पानी और हवा को बचाने में मेरा कोई निजी हित नहीं छिपा, बल्कि बहुमूल्य कुदरती स्रोतों को बचाने के लिए उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि किसानों को धरने और प्रदर्शन करने की बजाय पंजाब और पंजाबियों की बेहतरी के लिए इस नेक कार्य में आगे आकर राज्य सरकार का साथ देना चाहिए। भगवंत मान ने कहा कि वह बासमती और मूंग की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीधी बुवाई करने वाले किसानों को भी प्रेरित कर रही है। अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान ने भारत को लेकर बड़ा दावा किया है। पेंटागन ने एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने अमेरिकी सांसदों को बताया कि भारत रूस से खरीदी गई S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली को जून 2022 यानी कि अगले माह तक तैनात करना चाहता है, ताकि वह पाकिस्तान व चीन के किसी भी खतरे का सामना कर सके। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर ने सीनेट की रक्षा सेवा समिति के समक्ष ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को रूस ने पिछले साल दिसंबर में S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति शुरू कर दी थी। हाल ही में अमेरिकी संसद की इस समिति की बैठक हुई थी। बैरियर ने कहा कि भारतीय सेना ने अपने देश की सीमाओं की रक्षा मजबूत करने और अपनी आक्रामक और रक्षात्मक साइबर क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए उन्नत रक्षा व निगरानी प्रणाली खरीदने की मांग की थी और इसके बाद दिसंबर 2021 में भारत को रूसी S-400 वायु रक्षा प्रणाली की प्रारंभिक डिलीवरी मिली। भारत पाकिस्तान और चीन के खतरों से बचाव के लिए जून 2022 तक S-400 को तैनात करने की मंशा रखता है। पेंटागन के खुफिया प्रमुख ने यह भी कहा कि भारत अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक क्रूज और वायु रक्षा मिसाइल क्षमताओं का तेजी से विकास कर रहा है। 2021 में भारत ने कई परीक्षण किए थे। भारत की कक्षा में उपग्रहों की संख्या बढ़ रही है। वह अंतरिक्ष संपदा के अपने लिए इस्तेमाल किए क्षमताओं का तेजी से विस्तार कर रहा है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रक से टकराई, 3 लोगों की मौत, 40 लोग घायल। जेलेंस्की के वीडियो संबोधन से कान फिल्म महोत्सव की शुरुआत, पीएम मोदी के संदेश से आज भारतीय पवेलियन का होगा उद्घाटन। जल मंत्री सत्येंद्र जैन का आरोप, हरियाणा नहीं छोड़ रहा दिल्ली के हिस्से का पानी, मनोहर लाल ने कहा दे रहे हैं पूरा पानी। कार्तिक चिदंबरम का करीबी रमन गिरफ्तार, वीजा भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने की कार्रवाई। और दिल्ली में आज एक बार फिर बुलडोजर चलाने की तैयारी, एमसीडी ने सुरक्षा के लिए 400 पुलिसकर्मियों की मांग की। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बार पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा से पारित एक और विधेयक पास जो है वो लौटा दिया है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा द्वारा मार्च में संपन्न बजट सत्र में पारित झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 को वापस लौटा दिया। इस विधेयक के जो है हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में अंतर होने के कारण इसे राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया है। राज्यपाल ने विधेयक को इस आपत्ति के साथ वापस भेजा है कि इसके हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में पाई गई विसंगतियों को सुधार कर विधेयक पुनः मुद्रण के पश्चात विधानसभा द्वारा फिर से पारित कराकर उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए भेजा जाए। इस विधेयक के खिलाफ राज्य के व्यापारिक संगठन पहले ही आंदोलित थे, लिहाजा उन्होंने राजभवन से राज्य सरकार को विधेयक वापस किए जाने के बाद फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। राजभवन के प्रवक्ता ने विधेयक को राज्य सरकार को लौटाए जाने की जानकारी मंगलवार शाम को दी और इससे पूर्व भी राज्यपाल रमेश बैस द्वारा कई विधेयकों को हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता पाए जाने के कारण राज्य सरकार को वापस भेजा जा चुका है। कांग्रेस पूरे देश में हर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की नब्ज टटोलने के लिए एक पूर्णकालिक नेता की स्थायी तैनाती करेगी। यह नेता संबंधित क्षेत्र की सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक ताने बाने के साथ धार्मिक, जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दों की जानकारी के नेतृत्व को देगा। हालांकि इनकी टिकट तय करने की कोई भूमिका नहीं होगी। इन पदों पर करीब 6,500 लोगों की तैनाती होगी।
पार्टी इस पूर्णकालिक पदाधिकारियों की मदद से संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देगी। राज्यों के प्रभारी महासचिवों और सचिवों के कामकाज की लगातार समीक्षा होगी। पूरे देश में संगठन के सभी खाली पद 3 से 6 महीने में भरे जाएंगे। उदयपुर शिविर के फैसले जमीन पर उतारने के लिए महासचिवों और प्रभारियों की बैठकें भी शुरू होंगी। मंगलवार की बैठक के बाद महासचिव अजय माकन ने कहा कि शिविर के छोटे से छोटे फैसले को भी लागू किया जाएगा। विचारधारा पर प्रतिबंध पार्टी के लिए राजनीतिक नफा नुकसान कसौटी नहीं है। अमीर गरीब खाई और धार्मिक भेदभाव से भारत टूटता है और इसलिए भारत जोड़ो नारे को अपनाया गया है। किसी भी पद पर अब 5 साल से ज्यादा कोई नहीं रह सकेगा। एआईसीसी का सेशन साल में एक बार जरूर होगा। कांग्रेस ने संगठन के 50% पद युवाओं को सौंपने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के घर बैठने यानी कि रिटायरमेंट उम्र पर कोई फैसला नहीं ले सकी। 50 साल तक के लोगों को 50% पद देने के बाद बुजुर्ग नेताओं की आयु सीमा तय हो जाती तो जल्द ही कई बड़े नेता जो है नेपथ्य में चले जाएंगे। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 76 तो राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 79 वर्ष के हैं। ब्रिटिश सरकार कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के मुकदमे की बहुत बारीकी से निगरानी कर रही है। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय में मंत्री तारिक अहमद ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स को मंगलवार को यह जानकारी दी। पाकिस्तानी मूल के लिबरल डेमोक्रेटिक सांसद लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने भारत प्रशासित कश्मीर में मानवाधिकार स्थिति शीर्षक के तहत मलिक की सुनवाई को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में विदेश कार्यालय में दक्षिण एशिया और राष्ट्रमंडल मामलों के प्रभारी मंत्री अहमद ने कहा कि यासीन मलिक के मामले की बात की जाए तो हम उनकी सुनवाई पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। बहरहाल लॉर्ड अहमद ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष मलिक के खिलाफ जो है वो भारतीय कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं और इसलिए यह मामला जो है स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम सभी देशों से अपील करते हैं कि वे हिरासत में बंद किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को हमेशा सम्मान करें और उन्हें बरकरार रखें। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह प्रकरण में कानून की 7 छात्राओं सहित दिल्ली लखनऊ हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने जिला जज की अदालत में 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया है। सभी ने इस जमीन से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग अदालत से फिर की है। मंगलवार को इस दावे को जिला जज की अदालत में पेश किया गया, जिसकी सुनवाई एडीजे ने की। अब इस पर 25 मई को सुनवाई होगी। उधर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत से ईदगाह को सील करने की मांग की है। इस पर 1 जुलाई को सुनवाई होगी। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के बाद मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह प्रकरण पर एक और दावा पेश किया गया। यह दावा विधि छात्रा उपासना सिंह, अनुष्का सिंह, नीलम सिंह, साधना सिंह, अंकिता सिंह, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ पीठ के अधिवक्ता अंकित तिवारी, एडवोकेट वरुण कुमार मिश्रा, शैलेंद्र सिंह, दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता रंजन राय ने किया है। विधि छात्राओं और अधिवक्ताओं ने मिलकर सीपीसी के सेक्शन 92 को आधार मानते हुए दावा पेश किया कि जिला जज राजीव भारती की अदालत से यह मुकदमा सुनवाई के लिए डीजे 8 की अदालत में पहुंचा है। न्यायाधीश ने प्रार्थना पर सुनवाई और जमीन के मालिकाना हक संबंधी कागजात मांगे। अदालत ने सभी को जमीन के मालिकाना हक के कागजात पेश करने के लिए 25 मई की तारीख तय की है। उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में 6 जुलाई को कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर में प्रवेश करेगी। 113 साल में पहली बार ऐसा होगा जब विधान परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ही नहीं होगा। उसके एकमात्र सदस्य दीपक सिंह का उस दिन कार्यकाल समाप्त होगा। इस तरह से कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे मोतीलाल नेहरू से प्रारंभ हुआ यह सिलसिला उनकी 5वीं पीढ़ी के समय में खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना 5 जनवरी 1887 को हुई थी। तब इसके 9 सदस्य हुआ करते थे। 1909 में बनाए गए प्रावधानों के तहत सदस्य संख्या बढ़कर 46 कर दी गई, जिसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 26 रखी गई। इन सदस्यों में 20 निर्वाचित और 6 मनोनीत होते हैं। मोतीलाल नेहरू ने 7 फरवरी 1909 को विधान परिषद की सदस्यता ली। उन्हें विधान परिषद में कांग्रेस का पहला सदस्य माना जाता है। हालांकि 1920 में कांग्रेस की सरकार के साथ असहयोग की नीति के तहत उन्होंने सदस्यता त्याग दी थी। तब यूपी को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद 1989 तक विधान परिषद में नेता सदन कांग्रेस को ही रहा है और इस अवधि में 1977 और 1979 ही अपवाद रहा है, क्योंकि तब यह पद जनता पार्टी के पास था।
विगत 33 वर्षों में कांग्रेस विधानसभा में सिकुड़ती गई और इस बार हुए विधानसभा चुनाव में तो सदस्य संख्या के लिहाज से अपने सबसे निम्नतम स्थिति पर पहुंच गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।